अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा एआईएस का सेकंड टॉपिक ऑफ कंसर्न है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है जनरल मॉडल फॉर एआईएस। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपको इसी तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द जनरल मॉडल ऑफ एआईएस। ठीक है, या आपको ये जो है वो कह सकते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर व्हाट इज़ द जनरल और सिंपल मॉडल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो मॉडल आज हम डिस्कस करने लगे हैं ये एक जनरल मॉडल है। इसमें किसी तरह के किसी स्पेशल किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल को डिस्कस नहीं किया गया, बल्कि जनरली एआईएस का मॉडल जो है वो क्या होता है। आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं जिनमें इनपुट यानी कि ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर्ली प्रोसेस किया जाता है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस मॉडल में भी आप यही देखेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एंड यूज़र्स होते हैं, डाटा सोर्सेज होते हैं, फिर डाटा को कलेक्ट किया जाता है, डाटा को प्रोसेस किया जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, फिर इंफॉर्मेशन जनरेशन की जाती है और एट द एंड जो है वो फीडबैक दिया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस मॉडल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स मीन्स एंड यूज़र्स, आपको नाम से पता चल रहा है कि एंड पे जो यूज़र्स हैं इस सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के नतीजे में जो आउटपुट जनरेट होती है उसके यूज़र्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स एंड इंटरनल यूज़र्स। आपको सिस्टम को अंडरस्टैंड करने से पहले इस एलिमेंट को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा का सारा खेल इनके लिए हो रहा है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आप जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं और नतीजतन इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन एंड यूज़र्स के लिए है। तो एंड यूज़र्स जो हैं वो उनकी दो कैटेगरीज हैं, दो ग्रुप्स हैं, एक्सटर्नल एंड यूज़र्स एंड इंटरनल एंड यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स में आपके क्रेडिटर्स, आपके स्टॉक होल्डर्स, आपके इन्वेस्टर्स, रेगुलेटरी एजेंसीज, टैक्स अथॉरिटीज़, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग हैं, वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह यूज़र्स, जिस तरह बैंक है, एससीसीपी है, इसके अलावा इनकम टैक्स अथॉरिटी है, जिन्होंने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होती हैं क्योंकि उन्होंने आप पे टैक्स लगाना होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके कस्टमर्स एंड सप्लायर्स हैं जो कि आपके ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, यानी कि वो आपको परचेज़ ऑर्डर सेंड करते हैं, आप उनको बिलिंग सेंड करते हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं। तो ये जो सारे एंड यूज़र्स हैं ये एक्सटर्नल एंड यूज़र्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं। ठीक है, और इनको ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल यूज़र्स हैं। इंटरनल यूज़र्स मींस मैनेजमेंट एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन की आपने हिरार्की पढ़ी थी, पर्सोनल ऑपरेशनल पर्सोनल्स होते हैं, फिर लो लेवल मैनेजमेंट, मीडियम मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अपर लेवल मैनेजमेंट होती हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है ये सारी इंटरनल यूज़र्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, कि इन्हें ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह अकाउंटेंट्स हैं, सिस्टम डिज़ाइनर्स हैं, इन्हें डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इंटरनल यूज़र्स भी आपके एआईएस के मॉडल का हिस्सा हैं, कि आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के नतीजे में कुछ रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं जो खालिस्तन इंटरनल यूज़र्स के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम डिज़ाइनर्स हैं वो इंटरनल यूज़र्स के हिसाब से अपने सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि एडिक्वेट कंट्रोल एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे और हर यूज़र को, हर मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम तक रसाई हासिल ना हो। क्यों? क्योंकि देखें, हर पर्सन को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में उतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो उसके टास्क को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, बाकी इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिलनी चाहिए, ये हार्मफुल साबित हो सकता है। इसलिए इंटरनल रिपोर्टिंग जो है वो लेस स्ट्रक्चर्ड होती है, इसमें ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, लेकिन ये एक डिफ़िकल्ट चैलेंज होती है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग की निस्बत। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करवाएंगे तो उतनी ही इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल यूज़र्स को मिलेगी। कस्टमर्स को आप जितनी इन्फॉर्मेशन देंगे उन्हें उतनी ही मिलेगी। आप उन्हें बिलिंग डॉक्यूमेंट सेंड करें, शिपिंग डॉक्यूमेंट सेंड करें, उन्हें वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सप्लायर्स को आप परचेज़ ऑर्डर सेंड करें, उन्हें वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, चूँकि ये कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं, कंपनी के इन्फॉर्मेशन सिस्टम तक इनकी रसाई हो सकती है और ये आपकी कंप्लीट डिटेल्स ट्रांजैक्शंस की, आपके इवेंट्स की जो है वो देख सकते हैं। तो आपको बड़ा चैलेंज है एक बीइंग अ सिस्टम डिज़ाइनर कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे प्रॉपर कंट्रोल जो है वो मेंटेन करें ताकि इंटरनल यूज़र्स को हर इन्फॉर्मेशन तक रसाई हासिल ना हो। अब ये था पहला एलिमेंट आपके एआईएस के सिस्टम का,
एंड यूज़र्स वो लोग जिन्हें आपकी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स एंड इंटरनल यूज़र्स। उसके बाद हम डाटा सोर्सेज पे जंप करेंगे कि डाटा सोर्सेज क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस का पता होना चाहिए कि हम वर्ड कभी कभी सुनते हैं डाटा, कभी हम सुन रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो देखें, डाटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो कि अभी प्रोसेसिंग से नहीं गुजरे होते और इनका यूज़र के ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। मतलब देखें, कस्टमर का एक डाटा हमारे पास पड़ा है, कस्टमर के नेम, एड्रेस, उनके उनके जो है वो फ़ोन नंबर्स, ये डाटा है, ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ये अभी हमें कोई ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। जबकि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस्ड होती है और ये हमें एक्शन लेने पे मजबूर करती है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई रिपोर्ट जो है वो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करे तो वो इन्फॉर्मेशन होती है। जबकि वो रिपोर्ट जो कि भी रॉ फॉर्म में होती है और जिसमें अभी आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, वो जस्ट डाटा होता है। ठीक है, जिस तरह देखें, आपकी पॉपुलेशन सेंसस जब की जाती है, मर्दमशुमारी, तो वो डाटा होता है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब आप उस डाटा को यूज़ करके कि भाई हमारे सियालकोट में इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, लिटरेसी रेट इतना है, इलिटरेसी रेट इतना है, तो उसके बाद जब आप जो है वो स्कूल कॉलेजेस जो है वो मेल एंड फीमेल के जो है वो इस्टेब्लिश करना शुरू कर दें कि फ़ीमेल के कम हैं जबकि मेल्स के ज़्यादा हैं, तो हमें फ़ीमेल के 2 कॉलेजेस ओपन करने हैं। तो ये जो आप रिपोर्ट आप बनाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन है जिसने आपको एक्शन लेने पे मजबूर किया। जो पहले मर्दमशुमारी थी वो जस्ट डाटा था। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जब आपके सामने डाटा आता है तो वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उससे आप कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन जब आपको कोई डाटा, कोई रिपोर्ट एक्शन लेने पे मजबूर कर दे तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक परचेजिंग एजेंट जो है उसको एक डेली रिपोर्ट मिलती है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की स्टोर रूम से कि इन्वेंट्री लो लेवल तक पहुँच गई है। अब ये रिपोर्ट जो है वो जब तक इन्वेंट्री लो लेवल तक नहीं पहुँचेगी, ये रिपोर्ट उसके लिए जस्ट डाटा होगा। लेकिन जब उसको रिपोर्ट मिलेगी कि आज इन्वेंट्री लो लेवल तक पहुंच चुकी है, रीऑर्डर लेवल तक पहुंच चुकी है, तो वो रिपोर्ट जो है उसको देखते हुए वो फ़ौरन से इन्वेंट्री का मज़ीद ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट है। क्यों? क्योंकि इसने परचेजिंग एजेंट को प्रॉम्प्ट किया कि उसको अब इन्वेंट्री को ऑर्डर करना है। अब ज़रूरी नहीं आप ये एक्शन जो लेंगे फिजिकल एक्शन हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि इन्वेंट्री रीऑर्डर पॉइंट तक पहुंच चुकी है लेकिन आपने भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया, लेकिन फिर भी ये जो रिपोर्ट है ये इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी विल पर डिपेंड करता है ना कि आपने एक्शन लेना है या नहीं लेना। तो बेसिकली वो रिपोर्ट जो कि आपको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करे कि आपको अब ये काम करना चाहिए या ये एक्शन लेना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि आप वो एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन वो आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस सर्व कर रही हो, तो वो रिपोर्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है। और बाकी जो है वो डाटा होता है जो कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनसे आप अभी कोई एक्शन जो है वो नहीं लेते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डाटा के दरमियान और इन्फॉर्मेशन के दरमियान। एक डिपार्टमेंट का डाटा दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन हो सकता है और एक डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट के लिए डाटा हो सकती है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि एक परचेजिंग एजेंट को एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की लो लेवल्स के बारे में बताया गया है, तो वो उसके लिए इन्फॉर्मेशन है क्योंकि उसका काम है कि उस रिपोर्ट को देखते हुए उसने ऑर्डर प्लेस करना है। लेकिन यही रिपोर्ट जो है वो एक मार्केटिंग मैनेजर के हाथ में जस्ट डाटा है क्योंकि इसने इस रिपोर्ट से उसने इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, जस्ट उसके लिए एक डाटा है कि भाई इतना जो हमारी इन्वेंट्री है ये रीऑर्डर पॉइंट तक पहुंची हुई है। उसके बाद अब डाटा और इन्फॉर्मेशन में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है, ये एलिमेंट नहीं है, ये जस्ट एक डिफरेंस उन्होंने बताया है। एंड यूज़र्स के बाद सेकंड एलिमेंट AIS का है डाटा सोर्सेज। डाटा सोर्सेज क्या होते हैं? डाटा सोर्सेज वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में एंटर होती हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और जो है इसको हम आगे से प्रोसेसिंग करते हैं। अब देखें कि आपके डाटा सोर्सेज जो हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज कौन से होते हैं? एक्सटर्नल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आप करते हैं। मसलन जब देखें आप परचेजेस करते हैं अपने सप्लायर से तो वो एक्सटर्नल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। आप सेल्स करते हैं अपने कस्टमर्स को, एक्सटर्नल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, तो आप कैश रिसीव करते हैं, आप कैश पे करते हैं, ये सारी एक्सटर्नल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। और उसके अलावा इंटरनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस हैं, एक्सचेंज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। मसलन रॉ मटेरियल की मूवमेंट, स्टोर रूम से वर्क इन प्रोसेस तक, लेबर को अप्लाई करना, ओवरहेड को अप्लाई करना, वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में ट्रांसफ़र करना, प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लेना, ये सारी इंटरनल ट्रांजैक्शंस हैं। तो डाटा आपके पास 2 सोर्सेज से आता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं, वो एक्सचेंजेस हैं, वो डाटा है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आता है, जिस तरह प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लेना, रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में मूव करना, वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड्स में मूव करना,
और एक्सटर्नल सोर्सेज से जो डाटा आता है वो जो आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स के साथ आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक्सटर्नल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो डाटा सोर्सेज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वेयर एज इंटरनल डाटा सोर्सेज कम्स फ्रॉम इंटरनल ट्रांजैक्शंस। उसके बाद है डाटा कलेक्शन। आपको डाटा सोर्सेज पता चल गए कि भाई डाटा इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। अब आपने डाटा कलेक्शन जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की फर्स्ट ऑपरेशनल स्टेज है। ऊपर वाली जो दोनों स्टेजेस थी वो स्टेजेस नहीं थे, वो एलिमेंट्स थे एआईएस मॉडल के। अब आपकी बाकायदा स्टेजेस स्टार्ट होगी कि अगर आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्टेजेस का पूछा जाए तो वो ये हैं: डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग और उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन जो है वो फर्स्ट स्टेज है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इसका मकसद ये है कि ऊपर जो आपने डाटा सोर्सेज आपको पता लगे हैं कि इंटरनली डाटा आता है, एक्सटर्नली डाटा आता है, तो आपने ऐसा डाटा कलेक्ट करना है जो कि वैलिड हो, कंप्लीट हो और मटेरियल एरर्स से फ्री हो। ठीक है, यानी कि आपने प्रॉपर इन सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है कि अगर आपकी डाटा कलेक्शन ही गलत होगी या आप गलत किस्म के डाटा को कलेक्ट करेंगे तो एरर्स जनरेट हो जाएंगी और इससे जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी वो इन्फॉर्मेशन भी रिलायबल नहीं होगी। तो डाटा कलेक्ट करते हुए इन दोनों सोर्सेज से, इंटरनल सोर्सेज से एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से, 2 रूल्स आपको देखने हैं: रेलिवेंस एंड एफिशिएंसी। पहला रूल आपने ये देखना है कि सिर्फ रेलिवेंट डाटा को गैदर करें और अननेसेसरी डाटा को एलिमिनेट कर दें। सिर्फ वो डाटा लें जिस डाटा से आपने कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी है और वो इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली रेलिवेंट है आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन स्टेज में आपको ऐसे डिज़ाइन करना है कि इररेलिवेंट फैक्ट्स को आपको सिस्टम से फ़िल्टर करना है। और नंबर सेकंड है एफिशिएंसी, कि आपने डाटा कलेक्शन प्रोसीजर को एफिशिएंट बनाना है, ऐसा डिज़ाइन करना है कि डाटा सिर्फ एक दफ़ा रिकॉर्ड किया जाए। समटाइम्स आप एक ही डाटा को 2 से 3 बार रिकॉर्ड कर देते हैं, जिसे डाटा रिडेंडेंसी कहते हैं। ये इनएफिशिएंसी है, इससे आपके सिस्टम की स्पेस एंड स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कंज्यूम होती है। आपको पता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो अगर आप बार बार सेम डाटा को एंटर करेंगे, यूजलेस डाटा को एंटर करेंगे, तो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी खत्म होगी। डाटा रिडेंडेंसी की वजह से आपकी स्टोरेज स्पेस फिल हो जाएगी। तो डाटा को कलेक्ट करते हुए 2 रूल्स को फॉलो करें कि सिर्फ रेलिवेंट डाटा कैप्चर करें, अननेसेसरी किस्म का डाटा जिसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, जो आपके लिए किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को जो है वो जनरेट नहीं करेगा, उस तरह के डाटा को स्टोर मत करें। ठीक है, मसलन कस्टमर के बारे में आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, कस्टमर का नेम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, तो आप ये भी स्टोर कर रहे हैं कि कस्टमर के बिजनेस, कस्टमर की जॉब क्या है, कस्टमर जो है उसकी जॉब की नेचर क्या है। ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। आपने कस्टमर की जॉब की नेचर को क्या करना है, सिर्फ आपने अपने कॉलम्स और अपना टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन में सिर्फ रेलिवेंट डाटा को गैदर करें और डाटा को सिर्फ एक बार एंटर करें। ये नहीं कि आप सेम डाटा को जो है वो 2 से 3 बार एंटर कर चुके हैं बाय मिस्टेक या बाय एरर ही, लेकिन आपने अच्छे तरीके से इस चीज़ को इंश्योर करना है कि सिर्फ रेलिवेंट डाटा और सिर्फ एक बार डाटा जो है वो आप एंटर करें। उसके बाद है डाटा प्रोसेसिंग। जब आपने एक दफ़ा डाटा कलेक्ट कर लिया तो अब आपने उस डाटा को प्रोसेस करना है ताकि उससे इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो। तो आपके पास डाटा प्रोसेसिंग सिंपल से लेके कम्प्लेक्स हो सकती है। इसमें डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, मॉडल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। नॉर्मली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑटोमेटिकली डाटा को प्रोसेस करते हैं, मीन्स ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस जब आप रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करके इनसे वेरियस तरह की रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम डिफरेंट तरह के स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये डाटा प्रोसेसिंग जो है वो कहलाती है, जिसमें डिफरेंट तरह के मॉडल्स को, एप्लीकेशंस को, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, आप जो प्रोसेसिंग करते हैं और डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट है कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन का कि डाटाबेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फ़िज़िकल रिपोजिटरी होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, ये एक कंप्यूटर डिस्क हो सकता है, एक फाइलिंग कैबिनेट हो सकती है जहाँ पे आपने फाइल्स में डाटा स्टोर किया हुआ है, या आप कंप्यूटर डिस्क में आपने अपना सारा डाटा जो है वो स्टोर किया है। नॉर्मली इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा जो है वो फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होता है, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट में 3 चीज़ें जो है वो होती हैं कि एक डाटाबेस की हिरार्की जो होती है उसमें डाटा एट्रीब्यूट होता है, डाटा रिकॉर्ड होता है और फाइल्स होती हैं। डाटा एट्रीब्यूट क्या होता है? द डाटा एट्रीब्यूट इज़ द मोस्ट एलिमेंटल पीस ऑफ पोटेंशियली यूजफुल डाटा इन द डाटाबेस। डाटाबेस में जो मोस्ट पोटेंशियल किस्म का एलिमेंट है वो डाटा एट्रीब्यूट होता है।
एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट खसूसियत को कहते हैं। इज़ अ लॉजिकल एंड रेलिवेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी अबाउट विच द फर्म कैप्चर्स डाटा। आप जिस एंटिटी, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में डाटा कैप्चर कर रहे हैं, उसकी एक लॉजिकल एंड रेलिवेंट करेक्टरिस्टिक उसका एट्रीब्यूट कहलाती है। मतलब सपोज करें, ये देखें, आप अकाउंट रिसीवेबल्स के बारे में डाटा गैदर कर रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? कस्टमर का एक अकाउंट नंबर हो सकता है, कस्टमर का नेम, उसका एड्रेस, उसका करंट बैलेंस, उसकी क्रेडिट लिमिट हो सकती है। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये एक अकाउंट रिसीवेबल, एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रेलिवेंट होते हैं, ठीक है, उस खास एंटिटी से रिलेटेड। मसलन एक अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट नंबर, उसका नेम, एड्रेस, बैलेंस और क्रेडिट लिमिट का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही आप प्रॉपर तरीके से उसको क्रेडिट पर गुड्स सेल कर सकेंगे, उसको बिलिंग कर सकेंगे। ठीक है, अगर उसका एड्रेस मौजूद होगा, उसका नेम मौजूद होगा। और एक प्रॉपर अकाउंट नंबर देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन के पास थाउजेंड्स की तादाद में अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं। अगर आप मिस्टर अहमद के नाम से सिर्फ डाटा को स्टोर करते हैं, तो आपके पास 6 से 7 मिस्टर अहमद हो सकते हैं जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं आपके। इसी तरह अगर आप कस्टमर एड्रेस के नाम से आप ये सोचते हैं कि मैं कस्टमर के एड्रेस के हिसाब से डिस्टिंग्विश कर लूँगा, तो मे बी आपके 6 से 7 डेटर्स जो हैं वो एक एड्रेस से बिलोंग करते हूँ। आपके बहुत से डेटर्स का बैलेंस सेम हो सकता है, आपके बहुत से डेटर्स की क्रेडिट लिमिट सेम हो सकती है, लेकिन अकाउंट नंबर जो है वो यूनिक होता है। हर डेटर को आप एक अलग किस्म का अकाउंट नंबर साइन करते हैं। जिस तरह बैंक में आपके अकाउंट नंबर्स डिफरेंट होते हैं दूसरे कस्टमर से, तो ये अकाउंट नंबर जो है ये प्राइमरी की कहलाता है। ये यूनिक आइडेंटिफायर है कि जब आपने किसी अकाउंट रिसीवेबल को फाइंड आउट करना है, उसके रिकॉर्ड को, तो आप उसकी की लगाते हैं और उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाती है। जिस तरह बैंक में हम अपना अकाउंट नंबर देते हैं और हमारी कंप्लीट डिटेल आ जाती है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए एक यूनिक की जो है वो उनका अकाउंट नंबर मेंटेन करती हैं, जिससे उनका रिकॉर्ड सामने आ जाता है। तो एट्रीब्यूट्स जो है वो एक अकाउंट रिसीवेबल या एक एंटिटी के पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स इकट्ठे मिलके एक रिकॉर्ड बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल का। ठीक है, तो रिकॉर्ड क्या होता है? अ रिकॉर्ड इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये सारे एट्रीब्यूट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक कंप्लीट सारे एट्रीब्यूट्स मिला के, मतलब सपोज करें मिस्टर अहमद की एक अकाउंट नंबर है, उसका नेम है, एड्रेस है, उसका करंट बैलेंस है, उसका क्रेडिट लिमिट है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स मिला के मिस्टर अहमद का रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड आउट करना होगा, तो आप जस्ट उसका जो है वो एक ये जो की नंबर है आप इसको अप्लाई करेंगे, तो उस पर्सन का कंप्लीट रिकॉर्ड आपके सामने जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। उसके बाद फाइल्स हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स, मिस्टर अहमद का हमने इस तरह रिकॉर्ड मेंटेन किया, फिर मिस्टर अली का हमने अकाउंट नंबर, नेम, एड्रेस, बैलेंस, क्रेडिट लिमिट से उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया। तो ये सारे रिकॉर्ड्स मिला के अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड 1 2 3 4 अनलिमिटेड तक अकाउंट रिसीवेबल फाइल जो है वो बनाते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस जो है वो इन सारी फाइल्स की कलेक्शन होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के डाटाबेस में जो है वो फाइल्स मौजूद होती हैं, और ये फाइल्स किस तरह से जनरेट होती हैं? इन फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं हर एंटिटी के। इसी तरह से आपके अकाउंट्स पेबल होंगे, तो उनकी जो खसूसियात हैं वो उनके एट्रीब्यूट्स होंगे, उनकी सारी खसूसियात मिला के उनका रिकॉर्ड बनाएंगी, और उनके रिकॉर्ड सबके मिलके उनकी फ़ाइल जो है वो जनरेट करेंगे। इसी तरह से आपके सप्लायर्स हैं, तो आपके सप्लायर्स की खसूसियात आपके सप्लायर का एक पर्टिकुलर नंबर होगा, उनका नेम होगा, एड्रेस होगा, ये उनके एट्रीब्यूट्स होंगे। ये एट्रीब्यूट्स जो है वो उनके रिकॉर्ड बनाएंगे, और ये रिकॉर्ड जो है मिलके उनकी फ़ाइल जो है वो जनरेट करेंगे। तो डाटाबेस में बेसिकली ये फ़ाइल्स पड़ी होती हैं। ये फ़ाइल्स आपकी फ़ाइल कैबिनेट में भी हो सकती हैं कि आपने कैबिनेट बनाई है, और अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो नॉर्मली ये सारी फ़ाइल्स आपने अपने एक सॉफ्टवेयर में जनरेट की होती हैं। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट टास्क, जो डेटाबेस है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, इसके फंडामेंटल टास्क 3 होते हैं: स्टोरेज करना, रिट्रीवल करना एंड डिलीशन करना। इसका पहला टास्क ये है कि नए रिकॉर्ड्स को स्टोर करना प्रॉपर लोकेशन में डाटाबेस में, यानी कि कोई अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुआ है तो अकाउंट रिसीवेबल की फ़ाइल के अंदर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। फिर इसका सेकंड टास्क है रिट्रीवल, कि निकालना, जब आपको ज़रूरत पड़ गई है तो आप किसी रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, निकालें बाहर। आपको मिस्टर अहमद के रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ी है, उसका यूनिक की नंबर लगाएं, उसका रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा, ये रिट्रीवल है। जब आप उस पर प्रोसेसिंग कर लेंगे, मसलन सपोज करें मिस्टर अहमद ने मज़ीद आपसे सेल्स की हैं, तो उसकी बैलेंस में इजाफा होगा, आपने प्रोसेसिंग कर ली। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई तो आपने फिर से स्टोरेज टास्क को यूज़ किया अपडेट करने के लिए अपने रिकॉर्ड्स को। तो 3 तरह के जो हैं वो आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीवल कर सकते हैं, और उसके बाद एडिशन डिलीशन के बाद अपडेटिंग कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद देखें, जब आपने डेटाबेस मैनेजमेंट कर ली तो लास्ट आपका काम है इंफॉर्मेशन जनरेशन। आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा
ठीक है। आपने डाटा की प्रोसेसिंग कर ली, आपने डाटाबेस मैनेजमेंट के टास्क परफॉर्म कर लिए, उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी सारी प्रोसेसिंग के नतीजे में। तो इन्फॉर्मेशन जो है जनरेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग, अरेंजिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करना, इन्फॉर्मेशन को अरेंज करना, फॉर्मेटिंग करना यानी कि उसकी एडिटिंग वगैरह करना, और उसके बाद उस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स के सामने प्रेजेंट करना। कौन से यूज़र्स? जो हमने स्टार्ट पर डिस्कस किए थे, एंड यूज़र्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कहलाती है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट होता है। मैंने पहले आपको बताया कि ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है एक्शन लेने पे मजबूर करती है। इन्फॉर्मेशन में कुछ खसूसियात का होना ज़रूरी है। रेलिवेंट होनी चाहिए, टाइमलीनेस टाइम के मुताबिक होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, समराइज्ड होनी चाहिए। तो देखें, इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जो रिपोर्ट आपकी जनरेट हो रही है उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है, ठीक है। मतलब सपोज़ करें कि आप परचेज़ ऑर्डर तैयार कर रहे हैं, आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने जो है वो परचेज़ या फिर परचेज़ रिपोर्ट तैयार की है, तो इसका एक पर्पज़ है ना कि आपको आपकी परचेज़ का पता चले। तो ये जो रिपोर्ट है ये मैनेजर को उसका डिसीजन लेने में हेल्प करे, ठीक है, एक्शन लेने पे मजबूर करे। तो जो डाटा, जो रिपोर्ट आप जनरेट कर रहे हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए। इररेलिवेंट किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट करके अपने सिस्टम को ओवरलोड ना करें और ना ही अपना टाइम वेस्ट करें। उसके बाद है टाइमलीनेस, रिपोर्ट टाइम से जनरेट करें। मतलब सपोज करें कि अगर मैनेजर ने एक्शन लेना है कि डेली परचेज इन्वेंट्री उसको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसने उसकी बेस पे इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन आप इन्वेंट्री की रिपोर्ट 2 दिन बाद पेश कर रहे हैं, तो क्या उसको उसका फ़ायदा होगा? तो रिपोर्ट जो जिस रिपोर्ट पे आपने एक्शन लेना है, जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, वो टाइमली प्रिपेयर होनी चाहिए, टाइमली तैयार होनी चाहिए, ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। एक्यूरेट होनी चाहिए, मटीरियल एरर्स ना हो, ठीक है, इसमें डिफरेंट तरह की मिस्टेक्स ना हो। अगर इस तरह की एरर्स या इनएक्यूरेसी होगी तो इस तरह से आप पुअर डिसीजन लेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत इफेक्ट होगा। कंप्लीट होनी चाहिए, हर एस्पेक्ट में नेसेसरी कैलकुलेशन हो, क्लियरली जो है वो आपके सामने मौजूद हो। समराइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ज़्यादा हाईली डिटेल्ड किस्म की रिपोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। जो मेन मकसद है जिस रिपोर्ट का, जो एक्शन आपने उस पर लेना है, सिर्फ उस पर वो इंफॉर्मेशन हो ताकि उससे प्रॉपर किस्म का एक्शन लिया जा सके। क्योंकि जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको जो है वो डेविएट कर देती हैं आपके मेन पॉइंट से, फोकस से। लास्ट पॉइंट है फीडबैक के। देखें, जब आपने सारा काम कर लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा को प्रोसेस कर लिया, डाटा से इन्फॉर्मेशन जनरेट कर ली, तो अब आपने फीडबैक देना है। फीडबैक इज़ द फॉर्म ऑफ आउटपुट दैट इज सेंड बैक टू द सिस्टम एज अ सोर्स ऑफ डाटा। कि आपने ये जो आउटपुट रिसीव की थी, इसको ही दोबारा अपने डाटा को सेंड करना, अपने सिस्टम को सेंड करना एज अ इनपुट, ये फीडबैक कहलाता है। तो फीडबैक इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। अब एग्जांपल उसकी इस तरह से दी है कि सपोज करें कि इन्वेंट्री स्टेटस रिपोर्ट ये बताती है कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्लर्क को कि इन्वेंट्री के आइटम्स एक मिनिमम लेवल तक बिलो कर चुके हैं, यानी कि इन्वेंट्री रीऑर्डर पॉइंट तक पहुंच चुकी है। तो देखें, इंटरनल फीडबैक इस इन्फॉर्मेशन से क्या होगा कि आप फ़ौरन से इन्वेंट्री ऑर्डरिंग प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट करेंगे ताकि इन्वेंट्री रिप्लेनिश हो, इन्वेंट्री कंप्लीट हो। एक्सटर्नल फीडबैक क्या होगा कि आप अनकलेक्टेड कस्टमर के अकाउंट्स के लेवल को चेक करेंगे, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट ग्रांटिंग पॉलिसी को चेक किया जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन ने मज़ीद क्रेडिट अपने कस्टमर्स को देना है या नहीं। तो देखें कि आपको इस सिस्टम के नतीजे में जो इन्फॉर्मेशन मिली कि भैया आपकी इन्वेंट्री एक रीऑर्डर पॉइंट तक पहुंच चुकी है, यू हैव टू रिप्लेनिश और कंप्लीट और फुलफिल इट, तो आप फ़ौरन से इसको इस आउटपुट के नतीजे में इनपुट लेंगे कि आप अपने सप्लायर्स को परचेज ऑर्डर सेंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए ना, आपके सिस्टम ने जो आउटपुट जनरेट की, उस आउटपुट से आपने इनपुट जो है वो आगे से कर दिया कि आपको आउटपुट मिली कि आपकी इन्वेंट्री रीऑर्डर पॉइंट तक पहुंच चुकी है, तो आपने फ़ौरन से इनपुट लिया कि आपने परचेज ऑर्डर सेंड करना शुरू कर दिए। तो ये है फीडबैक। फीडबैक में जो आउटपुट आपके सामने आती है, आप उस आउटपुट को यूज़ करते हैं मज़ीद इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो लास्ट ये स्टेप था, ये लास्ट पॉइंट था आपके AIS के जनरल मॉडल का। तो यहाँ पे आपका AIS का मॉडल कंप्लीट होता है। उसके बाद ये छोटा सा टॉपिक है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये जो आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा, इसके 3 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट द स्टीवर्डशिप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। स्टीवर्डशिप होती है एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने फर्म के रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करे। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मैनेजर को इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू कि आपके कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, कितने रेवेन्यूज़ हैं, और इस तरीके से डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स के थ्रू मैनेजमेंट अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करती है। मैनेजमेंट इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम की मदद से जो रिपोर्ट्स उसके सामने आती हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो प्रॉपर किस्म की डिसीजन मेकिंग कर सकती है, और इस तरह से अपने डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये रिपोर्ट्स बहुत इफ़ेक्टिव साबित होती हैं, मैनेजमेंट की बहुत हेल्प जो है वो करती हैं।
उसके बाद ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के 3 जो है वो टाइप्स हैं, यानी कि 3 तरह के कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम की सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हैं। एक होता है टर्नकी सिस्टम, एक बैकबोन और एक वेंडर सपोर्टेड। टर्नकी सिस्टम्स ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं जो कम्प्लीटली तैयार होते हैं, टेस्ट किए होते हैं, और ये सिर्फ आपने परचेज करने होते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आने हैं और आपने इनको इंप्लीमेंट कर देना है। ये जनरल पर्पस होते हैं, ठीक है, यानी कि ये किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिहाज से भी हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर ये जनरल पर्पस होते हैं। मींस हर तरह की इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन इनको परचेज करके इनसे अपना काम कर सकती है, ठीक है। तो एंड यूज़र्स जो है वो नॉर्मली इन्हें जस्ट परचेज़ करते हैं और उसके बाद इन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यूज़र्स अपने हिसाब से अपने इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग जो है वो इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप सिस्टम को अपनी मर्ज़ी से जो है वो कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टर्नकी सिस्टम्स ऑलरेडी जो है वो तैयार होते हैं और टेस्टेड होते हैं, और इनको सिर्फ आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। ये जैसे होते हैं आपने सेम इनको वैसे ही इम्प्लीमेंट कर लेना होता है। बैकबोन सिस्टम्स में एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो वेंडर्स होते हैं वो क्लाइंट की यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के मुताबिक उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। तो बैकवर्ड सिस्टम जो है वो टर्नकी और वेंडर सपोर्टेड सिस्टम के दरमियान में आता है। ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देता है, लेकिन कस्टमाइजेशन करने की यानी कि यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंगली सिस्टम को डिज़ाइन करने की वजह से ये बहुत कॉस्टली होता है। उसके बाद वेंडर सपोर्टेड सिस्टम्स होते हैं। वेंडर सपोर्टेड सिस्टम ऐसे सिस्टम्स हैं जो कम्प्लीटली क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने मुताबिक तैयार करवाती हैं, स्पेशल तैयार करवाना। इस अप्रोच में सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो हैं वो डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और सिस्टम को क्लाइंट के लिए मेंटेन करते हैं। तो स्पेशली जो स्पेशल किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके कम्प्लेक्स सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे इस सिस्टम को यूज़ करती हैं कि वेंडर से स्पेशल किस्म का सिस्टम जो है वो डेवलप कराती हैं अपनी ख़ास नीड्स के अकॉर्डिंगली। तो इन तीनों सिस्टम्स की एग्जांपल इस तरह से हैं कि सपोज़ करें कि अगर आप एक फ़र्नीचर, आप सपोज़ करें अपने घर में फ़र्नीचर बनवाना चाहते हैं, अगर आप जो है वो फ़र्नीचर बना बनाया उठा के मार्केट से ले आते हैं तो वो टर्नकी सिस्टम है। अगर आप जो है वो फर्नीचर का समटाइम्स हाल ही तैयार होता है, यानी कि उसका ढांचा बना होता है, लेकिन अभी उसकी पॉलिशिंग, उसकी शेप, उसकी रिफाइनिंग रहती है। अगर आप ऐसा सिस्टम ले आते हैं, ऐसा फर्नीचर ले आते हैं, तो वो बैकबोन सिस्टम है, जिसे आप कच्चा फर्नीचर कहते हैं। कि आप वो ले आते हैं और उसके बाद आप उसको जो है वो मोल्ड करवाते हैं, उसको पॉलिश करवाते हैं, उसको कंप्लीट करवाते हैं, तो वो बैकबोन सिस्टम है। लेकिन अगर आप कंप्लीट फर्नीचर स्टार्ट से लेके एंड तक किसी वेंडर के पास जाते हैं, किसी फर्नीचर मेकर के पास, और उसे अपने मुताबिक डिज़ाइन दिखाते हैं और उसे कहते हैं ऐसा फर्नीचर जो है वो आपने तैयार करना है, तो ये जो है वेंडर सपोर्टेड सिस्टम जो है वो कहलाएगा। तो एक ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कंप्लीट तैयार है, जस्ट आपने इंप्लीमेंट करना है, इसमें आपकी चॉइस नहीं होती, ये टर्नकी सिस्टम है। बैकबोन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, लेकिन आगे से उसे क्लाइंट की नीड्स के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है, वो बैकबोन सिस्टम है। और वेंडर सपोर्टेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो स्टार्टिंग से स्क्रैच से लेके यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंगली तैयार किया जाता है और उसके मुताबिक कस्टमाइज़ किया जाता है। ये वेंडर सपोर्टेड सिस्टम कहलाता है।